So cell is the fundamental unit of life. This is general definition, and the science that studies the cell or structure and composition is cytology. Cell is a structural and functional unit, unicellular organism में because single cell performs all the function, and multicellular organism में because many cells will form tissues. The collection of tissues will form organs, like eyes are my organs, nose is an organ, mouth is an organ. Mouth is used for ingestion of food. मैं जो भी खाना खाती हूँ मैं माउथ में उसे बाइट लेती हूँ, चबाती हूँ, तो माउथ मेरा एक ऑर्गन है. फूड पाइप, देन फूड पाइप अंदर क्या है, फूड पाइप है. देन आपका स्टमक है, देन इंटेस्टाइन्स, लीवर, पैंक्रियाज, इन सब ने मिलकर क्या बनाया, एक डाइजेस्टिव सिस्टम. जब मैं डाइजेशन करूंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे अंदर है. मेरा हार्ट है, सेंटर में हार्ट मेरा ब्लड पंप करता है, और नर्व्स हैं जो मुझे सिग्नल्स दे रही हैं, ऑर्डर्स दे रही हैं. तो मेरे सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, तो मैं क्या बन गई, एक ऑर्गेनिज्म. तो सेल मैम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, और उसी के बेसिस पे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स देखे. मैथलिस शील्डन और थियोडोर स्क्वान ने, एक इनमें से बॉटनिस्ट था, एक इनमें से जूलॉजिस्ट था, एक प्लांट लाइफ को देखता था, एक एनिमल लाइफ को देखता था. तो उसने उनके जब भी अपने सैंपल्स देखे प्लांट्स और एनिमल के, तो उन्हें पता चला कि सेल से ही सारी लाइफ बनती है. जितनी भी लाइफ है अर्थ पे, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लाइफ हो, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, सब सेल से बनते हैं. उन्होंने एक सेल थ्योरी दे दी, जनरल पॉइंट दे दिया कि एवरीथिंग विल बी मेड ऑफ सेल. पहला पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, Everything is made up of cell. ठीक है. सेकंड पॉइंट दे दिया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नए सेल आएंगे वो पुराने सेल्स के डिवीजन से ही आएंगे. जब पुराने सेल्स डिवाइड होंगे तब नए सेल्स बनेंगे. क्लियर. फिर हमने देखा था शेप एंड साइज ऑफ सेल्स अलग अलग हो सकती है उनके बेसिस पे कि वो क्या किस पोजीशन पे हैं. मेरा जो स्किन का सेल है, वो मेरे टीथ के सेल से अलग है कि नहीं है, या जीभ के सेल से अलग है कि नहीं है. मेरी मेरी जो स्किन का सेल है वो अलग है, बिकॉज स्किन को बाहर रहना है. स्किन की लोकेशन क्या है, एक्सटर्नल है. जीभ की लोकेशन क्या है, इंटरनल है. और जीभ मस्कुलर है. उसके फंक्शन के हिसाब से किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर बनते हैं. उन्हें जो काम करना है उसी काम की वजह से उनके डिजाइन बनता है, पर्टिकुलर डिजाइन बनता है. तो यहाँ पर ये लाइन यही क्लियर कर रही है कि सेल का शेप, साइज अलग अलग होती है उनके पोजीशन और फंक्शन के बेसिस पे. माइक्रोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल है और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है ऑस्ट्रिच का एग. शेप सेल का क्यूबॉइडल हो सकता है, कॉलम्युलर हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, थ्रेड जैसा सेल भी हो सकता है. प्रोकैरियोटिक सेल भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल भी होते हैं. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, ठीक है. Yes, ma'am. Prokaryotic cells are the cells which are having no nucleus, only nucleoid region. सेंटर में सिर्फ एक पर्टिकुलर थ्रेड जैसा उनका क्रोमोसोम लाई करता है सेल के. कोई ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, राइबोसोम भी पूरे बिखरे रहते हैं, और सेल बिल्कुल सिंपल होता है, सिंपलेस्ट सेल होता है. तो प्रोकैरियोटिक सेल सिंपलेस्ट सेल थे, बिना किसी ऑर्गेनेली के, बिना किसी न्यूक्लियस के. उनके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा. और प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर सेल बाहर की बाउंड्री बहुत स्ट्रांग होती है, कैप्सूल होता है, सेल वॉल होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, और 70s उनके राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन बनाने के काम आते हैं. अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड. ये डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल का, एक बैक्टीरिया का डायग्राम है जिसके बाहर ही आपको ब्लू कलर का कैप्सूल और जो उसके हेयर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो पिलाई स्ट्रक्चर्स हैं, जो पिलस यहाँ पे मार्क हो रही हैं. फाइबर जैसे स्ट्रक्चर जो एडहेशन में, मतलब चिपकने में काम आते हैं, किसी और स्ट्रक्चर के चिपकने में ये काम आते हैं. बैक्टीरिया को ये अटैच करते हैं, एडहेशन करते हैं उसकी.
फिर आपको ब्राउनिश अंदर की लेयर दिख रही है सेल वॉल, फिर उसके अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है येलोइश, ठीक है। फिर अंदर आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, उसमें राइबोसोम्स बिखरे पड़े हैं और न्यूक्लियोइड रीजन है जिसमें डीएनए है। न्यूक्लियोइड रीजन में क्या है? डीएनए। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे अब हम। Yes, ma'am. स्लाइड में आपका प्लाज्मिड के बारे में बताया है कि क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा में मैम स्क्रीन में स्लाइड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, प्लाज्मिड नाम का स्ट्रक्चर भी रहता है। बैक्टीरिया सेल में भी बैसिलस, रॉड शेप, फोकस, मतलब बैक्टीरिया के शेप्स अलग अलग हो सकते हैं। बैक्टीरिया के ऊपर जो पैकिंग होती है उसे ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। मिडल उसकी लेयर सेल वॉल होती है, सबसे बाहर उसका कैप्सूल होता है। किसी किसी बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर नाम का लूज शीथ भी होता है आउटर एक्सटर्नल में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी जो है वो म्यूजोम जैसा कोइल्ड स्ट्रक्चर भी बना सकती है, जो हेल्प भी करती है उसे डीएनए रेप्लिकेशन में। मोटाइल बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होते हैं, बेसल बॉडी होती है, पिलाई फिम्ब्रोलाई होते हैं, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया आपको स्लाइड दिखी ब्लूइश। नाउ Yes, येलो स्लाइड दिख रही है आपको? Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू। तो येलो स्लाइड में आपको Yes, ma'am. यूकैरियोटिक सेल्स के, येलो स्लाइड में आपको यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल वो सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस बिल्कुल ट्रू है, Plant में करेक्ट न्यूक्लियस है, करेक्ट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनमें, सेल वॉल वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। प्लांट सेल्स इनके एग्जाम्पल हैं, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स हैं और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बता रखा है कि मेम्ब्रेन माउंट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और मेम्ब्रेन माउंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। सेल छोटे होते हैं साइज में प्रोकैरियोटिक एंड सेल्स बड़े होते हैं साइज में यूकैरियोटिक। सिंगल क्रोमोसोम मिलता है आपको और मल्टीपल क्रोमोसोम मिलते हैं। स्क्रिबल करने के लिए स्क्रीन नहीं है। हु इज डूइंग द स्क्रिबल? Arjun, why are you doing these things? That day also you were doing. Do you want me to complain, principal ma'am, for this? When you have not entered the class, till then the class is okay. But as you enter the class is getting disturbed. What do you want? So cilia, vacuoles और प्लांट सेल एक तरफ आपको दिख रहा है, एनिमल सेल एक तरफ आपको दिख रहा है, ठीक है। यू कैन सी। सो प्लांट सेल डिफरेंस और एनिमल सेल के दो डिफरेंसेस तो यहाँ दिख रहे हैं। एनिमल सेल में देखो क्या बता रहे हैं, 10 to 30 माइक्रोमीटर इन लेंथ, टिपिकली राउंड और इरेगुलर इन शेप। एनिमल सेल इस तरीके का होता है। ब्राउनिश जो आपको ऊपर दिख रहा है वो एनिमल सेल है, क्लियर, ब्राउनिश। और जो नीचे ग्रीनिश दिख रहा है वो प्लांट सेल है। इन दोनों में आपको दिख रहा है सिलिया किस सेल में है? एनिमल सेल में। सिलिया आपको एनिमल सेल में ऊपर वाले ब्राउन सेल में दिख रहे हैं। और नीचे आपको एक बहुत सॉलिड बॉल सी दिख रही है बिल्कुल फोर्ट की तरह, दैट इज सेल वॉल, प्लांट सेल में दिखती है। किसमें दिखती है? प्लांट सेल में, क्लियर। नाउ आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, Yes, ma'am. और प्लांट सेल में आपको क्या दिख रहा है? वैक्यूल दिख रहा है, ठीक है, बड़ा सा वैक्यूल दिख रहा है प्लांट सेल में। न्यूक्लियस आपको दिख रहा है एनिमल सेल, क्लियर। टिपिकली राउंड और इरेगुलर इन शेप होता है आपका एनिमल सेल और बिल्कुल फिक्स शेप का होता है आपका प्लांट सेल, क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So now we'll see a microscope images there. Microscope के parts बता रखे हैं। आई पीस है, ड्रॉ ट्यूब है, बॉडी ट्यूब है, नोज पीस है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज है नोज पीस में,
देन एक स्टेज है जिसपे स्लाइड रखी हुई है क्लिप्स से कवर होके, देन उसके नीचे एक लाइट रिफ्लेक्टिंग मिरर है और उसके ऊपर एक कंडेंसर नाम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायफ्राम है और कंडेंसर है। आर्म है, ये सी शेप की जो है इसकी क्या है, आर्म जहां से माइक्रोस्कोप पे क्या करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। दो नॉब्स हैं, जैसे कि गोल नॉब्स होती हैं जिनसे लोकेशन फिक्स करते हैं स्लाइड में जो हम देखना चाहते हैं, ऊपर आंख लगाकर आईपीस में नीचे मटेरियल देखते हैं, ठीक है। समझ में आया? और जब हम लैब में देखेंगे तो हम और अच्छे। Yes, ma'am. ये ब्रिक शेप स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ऑनियन पील का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको Onion क्या peel क्या का। मालूम हो रहा है? इसका जो शेप है सेल का वो किसकी वजह से फिक्स्ड है, सेल वॉल। क्या दिख रही है मेन आपको, Wall. Ma'am, because of cell wall. सेल वॉल। Yes, ma'am. अंदर जो Because of cell wall. राउंड से सर्कल्स दिख रहे हैं डार्क, व्हाट आर दोज? Ma'am, these are nucleus. वेरी गुड। बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस है इसमें क्या भरा हुआ होगा, इनमें दो चीजें हो सकती हैं, एक तो साइटोप्लाज्म रहेगा एम्प्टी स्पेस में और एक वैक्यूल रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल मेन होता है। क्लियर? स्लाइड में ये अगर हम इसे मिथिलिन ब्लू या किसी और रंग से स्टेन करेंगे तो ये इस तरीके का दिखेगा, अगर हम इसे डाई लगाएंगे तो, ठीक है। Yes, सेल ma'am. करने के लिए हम उसे डाई। Yes, ma'am. अब सेल में तीन जनरल कंपोनेंट्स ये हमने पढ़े हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। Nucleus. Nucleus is the outer boundary, cytoplasm is the fluid present in the cell, and nucleus is the brain of the cell or the controlling structure. साइटोप्लाज्म में दो चीजें मिलेंगी, सेल ऑर्गेनेली, Part of a cell. न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये डायग्राम हमने समझ लिया था। ऑरेंज रंग के जो हेड है वो लिपिड्स के हेड है और लिपिड्स की दो लेयर है। लिपिड्स के हेड भी होते हैं और टेल भी होती है। व्हाइट व्हाइट कलर की जो जिगजैग 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 दिख रहा है ये उसकी टेल है, ठीक है। तो इससे दो लेयर Okay, ma'am. दो लेयर आपस में टेल साइड से कनेक्टेड रहती हैं, दोनों लेयर्स आपस में टेल से फ्यूज रहती हैं और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। क्या बन जाती है? या आउटर बाउंड्री। Plasma membrane. इसके ये सब फंक्शंस होते हैं। ये सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन रखती है, सेल का कंट्रोल करती है, ट्रांसपोर्ट एक्सक्लूड करती है जो वेस्ट चीजें होती हैं, मेंटेन करती है आयनिक कंसंट्रेशन और फॉर्म्स कांटेक्ट दूसरे सेलों से। ये क्या करती है? कांटेक्ट रखती है, मेंटेन करती है कांटेक्ट को और सेंसिटिविटी बाहर के एनवायरनमेंट को क्या करती है? सेंस करती है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे दिखा रखा है। फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर है? दो लेयर्स हैं, बाय लेयर। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, बाय मींस होता है टू लेयर्स, रिमेंबर। और इसके बीच बीच में नीले नीले क्या पड़े हुए हैं? प्रोटीन्स। क्या है इसके बीच में? Proteins. प्रशांत सर की क्लास चल रही है बेटा तुम्हारी 10th। प्रशांत सर के पास चले जाओ, मैथ ले रहे हैं वो मैथ। रिमेंबर लिपिड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, लिपिड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, स्टेज टुगेदर। हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, क्या काम करते हैं लिपिड्स उसमें, क्या काम करते हैं प्रोटीन्स उसमें, क्या काम करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? ये पर्पल रंग के स्ट्रक्चर्स हैं, तुम्हें दिख रहे हैं। और पीला रंग की जो लेयर है चादर जैसी, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। देखो मार्क भी हो रहा है। तो येलो कलर का, वैसे भी तेल किस रंग का होता है? जब अगर कटोरी में तेल रखा हो, घी तेल रखा हो तो किस रंग का होता है? Yellow color. होता है। तो येलो इसीलिए फॉस्फोलिपिड जो है, तेल की चीज जो है, वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या बनाती है? आउटर बाउंड्री बनाती है, लेयर बनाती है, दो लेयर, डबल लेयर, ठीक है। प्रशांत सर के पास चले जाओ, क्लास चल रही है। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल, दे डिटरमाइन मॉर्फोलॉजी एंड ग्रोथ एंड फंक्शन। अब सेल वॉल आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल का मेन काम है सेल की शेप मेंटेन रखना, प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट रखना,
रिजिड स्ट्रक्चर है क्योंकि सेल वॉल एक क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस को विथस्टैंड करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है मेटाबोलाइट्स को, प्रेशर को भी झेलता है। सेल वॉल क्या करेगा, प्रेशर को भी झेलिए। निर्मल तुम कुछ कह रहे हो? डू यू वांट टू आस्क समथिंग? यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। Do you want to ask something, Nirmal? You are raising your hand. This is structure of nucleus. येलो कलर की न्यूक्लियस के डबल बाउंड्री दिख रही है तुम्हें, ठीक है। न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए रहता है। डीएनए यहाँ किस फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें? लाल रंग का धागा जैसा, कलावा जैसा, जैसे कलावा बांधते हैं हम, बीच में पूरा धागा पड़ा हुआ है, ये डीएनए का थ्रेड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डीएनए का थ्रेड। और इसे क्या मार्क किया हुआ है? क्रोमेटिन। क्या मार्क किया हुआ है? क्रोमेटिन। और ब्लू कलर का जो सर्कल दिख रहा है दैट इज मार्क्ड एज न्यूक्लियोलस। और येलो कलर का डबल बाउंड्री है, ये क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर फोर्स। और जो छेद बीच बीच में गैप बचे हैं वो क्या है? न्यूक्लियर पोर्स हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि बच्चे का काम नहीं हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का डायग्राम नहीं बनाया, बना लेना। स्ट्रक्चर और फंक्शन न्यूक्लियस। Excuse me, ma'am. हाँ Ma'am, what is the difference between nucleus and nucleus? न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, जैसा यहाँ पे भी दिख रहा है कि न्यूक्लियस एक बड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। What is the function of it? न्यूक्लियोलस आपका आरएनए बनाता है। आरएनए, आरएनए भी एक तरह का कह सकते हैं डीएनए का भाई है। डीएनए अगर बड़ा भाई है तो आरएनए छोटा भाई है, मतलब उसी से रिलेटेड है। एक्चुअली में डीएनए की कॉपी बनता है आरएनए। डीएनए से एक स्ट्रैंड से कॉपी बनाई जाती है और वो होता है आरएनए। तो डीएनए से जो भी आरएनए बनता है वो न्यूक्लियोलस नाम का स्ट्रक्चर बना लेता है। पूरा वो डेंस एक तरफ इकट्ठा होता रहता है आरएनए बन के वो न्यूक्लियोलस बन जाता है, ठीक है। क्योंकि अंदर आरएनए पड़ा हुआ है। Okay, ma'am. नीले रंग का आरएनए फाइबर दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर क्रोमेटिन बोला गया है उसको। डीएनए अपने आप को डबल करता रहेगा, ट्रिपल करता रहेगा, कॉपीज बनाता रहेगा अपनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल को डिवाइड जब भी होना होगा, व्हेनेवर सेल वांट टू डिवाइड, इट विल डबल इट्स न्यूक्लियस, अब इट विल डबल इट्स डीएनए। डीएनए को क्या करेगा? डबल करेगा। पर उस वक्त बीच बीच में उसे आरएनए की जरूरत भी पड़ती है, बहुत सारे आरएनए बनाने पड़ते हैं। तो आरएनए बना के वो न्यूक्लियोलस रीजन्स में रख देता है। और राइबोसोम्स भी होते हैं न्यूक्लियोलस में, कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं, दोनों चीजें होती है, राइबोसोम्स एंड आरएनए। राइबोसोम्स देखो मार्क भी हो रखे हैं, ठीक है, गोल गोल से ब्राउन कलर के जो अंदर छोटे छोटे से सर्कल्स दिख रहे हैं वो क्या है? राइबोसोम्स हैं। रेडिश कलर का पूरा जो लिक्विड होगा वो क्या है? Small circle. न्यूक्लियोप्लाज्म। रेडिश कलर का जो अंदर लिक्विड भरा होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो ब्राउन कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है बीच बीच में जो पोर्स हैं, उन पोर्स को तो न्यूक्लियोपोर्स कहेंगे, पर जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? Nuclear membrane. तो डायग्राम से याद करना बहुत आसान Yes, ma'am. ठीक है। डायग्राम से याद करना बहुत आसान है, क्योंकि जो आपने डायग्राम बनाया, अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको सारे पॉइंट याद है। क्लियर हुआ? इफ यू नो द डायग्राम यू नो द पॉइंट्स। Okay, ma'am. यस Yes, ma'am. Clear है. फंक्शन भी देख लो फिर। यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिक और केमिकल एक्टिविटी दोनों करता है, मतलब जितने भी रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियस की वजह से होते हैं। और इसके अंदर सेल जब मर जाता है, अगर न्यूक्लियस निकाल तो सेल मर जाता है। और क्रोमोसोम इसी के अंदर होते हैं जिसके अंदर हेरिडिटी या जीन्स होती हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होती हैं? जीन्स होती हैं। और ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स में। न्यूक्लियस क्या बनाता है? राइबोसोम्स को बनाता है। जैसे मैंने बताया आरएनए भी बनाएगा और राइबोसोम्स भी बनाएगा, और वो सारा
इकट्ठा होकर न्यूक्लियोलस में रहते हैं, आरएनए और राइबोसोम्स। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, प्ले की रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जब भी सेल रिप्रोडक्शन करेंगे तो न्यूक्लियस की वजह से ही कर पाएंगे। क्रोमोसोम और क्रोमेटिन क्या होता है, ये हमारा पिछला टॉपिक था लास्ट क्लास का, कि जब डीएनए का क्रोमेटिन आपस में मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कॉइल होगा तो वो एक क्रोमेटिन बनाएगा, और क्रोमेटिन और सुपर कॉइल होगा तो वो क्रोमोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। Chromosome. Chromatin will have Chromosome. coil to form X-shaped structure called as chromosome. Clear? Yes, ma'am. क्रोमोसोम Yes, ma'am. क्या है? रेगुलेट द प्रोटीन ऑफ सेल्स, सेल के प्रोटीन को रेगुलेट करना है। डिटरमाइन द जेंडर ऑफ कौन मेल है, An individual. क्रोमोसोम की वजह से बनता है। कोई भी कैरेक्टर्स को, किसी के भी फीचर्स को क्रोमोसोम की वजह से उनमें आए। अगर उनमें ब्राउन हेयर है या ब्राउन आईज हैं या फिर स्किन कलर उनका फेयर है, किसी की कुछ हाइट है, ये सब किसकी वजह से है? ये सब क्रोमोसोम की वजह से, क्योंकि उसके Chromosomes की वजह से है। इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, सेल को कंट्रोल है, कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू फॉर्म न्यू सेल्स, वही न्यू सेल्स बनाता है। और क्रोमोसोम के अंदर जो भी कोडिंग होती है उसी से प्रोटीन बनते हैं। डीएनए, ये डीएनए है, डीएनए से ही क्रोमोसोम बने हैं ना, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये डबल स्ट्रैंड का होता है, आपस में बिल्कुल ट्विस्टेड होता है, बीच में इसके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की दोबारा से एक बार स्लाइड दिखा रखी है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी हमने पढ़ा था, ये फ्लूइड प्रेजेंट है बिटवीन द। मैम एक बार इससे पहले वाला स्लाइड दिखाइएगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ही स्ट्रक्चर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके। फ्लैजिला होंगे, कैप्सूल होगा, सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, पिलाई होंगी, न्यूक्लियोइड रीजन होगा। तो ये एक रिपीटेड स्लाइड है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। नाउ फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलीज, जो ये लाइट ग्रीन वाला फ्लूइड अंदर है सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलीज जिसमें बिखरी हुई हैं, ये लिक्विड जो होता है जो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में भरा हुआ होता है, जिसमें ऑर्गेनेलीज फैली हुई होती हैं, इस फ्लूइड को साइटोसोल कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये हमने देखा था। सॉल्ट्स तरह तरह के हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मिनरल्स। वाटर आप जानते ही। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फंक्शन, एड्स इन मूवमेंट, हेल्प में मूवमेंट में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म सेल की। सेल को कैसे भी मूव करना हो अपने आप को, तो साइटोप्लाज्म के प्रेशर की वजह से ही मूव कर पाता है। सेल टाइप, सेल टाइप क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो तरीके के सेल होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे दिखा रखी है, जो ब्राउनिश आपको जाल जैसा दिख रहा है बाहर, एक जाल है भूल भुलैया जैसा, जैसे जिसमें रास्ते नहीं होते, इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो उस टाइप का एक नेटवर्क सा दिख रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये दो तरीके की होती है, एक स्मूथ जो आपको पिलर्स की तरह दिख रही है साइड में, ट्यूब्स की तरह, वो तो स्मूथ है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है। और जो रफ है उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम। दो तरीके की आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क और एंडोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म। मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में पूरी बिखरी रहेगी और जाल जैसा बना के रखेगी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम पड़ा है? Endoplasmic reticulum. रफ क्यों नाम पड़ा है? बिकॉज इसके ऊपर क्या चिपके हुए हैं? रफ वाली के ऊपर Ribosome. राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इस वजह से इसे रफ बोला गया है। तो इसके अपीयरेंस की वजह से कि दिखने में रफ है, ठीक है। तो कोई चीज रफ तब दिखती है जब उसके ऊपर उबड़ खाबड़ सा, उसके ऊपर कुछ उभरा सा हो, तो उसके ऊपर राइबोसोम्स उभरे हुए हैं। अब ब्लू कलर का आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है जिसमें आपको छेद दिख रहे हैं, न्यूक्लियर पोर्स, है ना। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो ब्लू कलर का। न्यूक्लियोलस रेड कलर की बॉल सी दिख रही है बीच में, और अंदर बीच, इन दोनों के बीच में भी क्या भरा रहेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे मार्क नहीं हो रखा, बट अंदर क्या भरा रहेगा? लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, Nucleoplast. ठीक है।
अब यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पॉइंट्स दे रखे हैं कि मेक एंड पैकेज प्रोटीन, इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन बनाती है, बनाती भी है, पैक भी करती है। मेक एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, लिपिड्स भी बनाती है। स्मूथ वाली लिपिड्स बनाती है, रफ वाली प्रोटीन बनाती है, ये याद रखना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक तो लिपिड्स बनाएगी और रफ वाली क्या बनाएगी, प्रोटीन्स बनाएगी। मच लाइकली एन असेंबली लाइन फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये एक असेंबली लाइन की तरह है जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलती है। असेंबली लाइन क्या होती है, जैसे कि फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में मान लो कोई डेयरी की फैक्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, तो डेयरी में दूध के पैकेट बन रहे हैं, कोई 500 ml वाला बन रहा है, कोई 1000 वाला बन रहा है, तो मशीन उसमें दूध के पैकेट कट करती है, सील करती है, आगे भेजती है, बेल्ट पे चलते रहते हैं, बन के एक उसमें प्लास्टिक के उसमें इकट्ठे होते रहते हैं, एक पैकेट के ऊपर दूसरा पैकेट गिरता रहता है। इस सब को क्या बोलते हैं, असेंबली लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंबली लाइन। Assembly line. और बन के निकल रही है, प्रोडक्ट बन के निकल रहा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी असेंबली लाइन है, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की, कि यहाँ से प्रोटीन बन के पैक हो के निकलते रहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये असेंबली Yes, ma'am. तरह काम Yes, करती ma'am. है। Forms an interconnected network of flattened membrane enclosed sacs or tubes known as cisternae. इसके जो अंदर के जो पैकेट्स हैं, एक के ऊपर एक जो लिपटे पड़े हैं, ये पैकेट्स, ये जगह, इनको क्या बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, सिस्टरने। क्या बोला जाता है, सिस्टरने। देखो अंदर मार्क भी कर रखा है, ब्राउनिश दिख रही है, जो अंदर की खाली जगह, उसको क्या बोला गया है, सिस्टरने स्पेस। क्या बोला गया है, सिस्टरने स्पेस, सिस्टरने Space. ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, यूकैरियोटिक सेल की लार्जेस्ट ऑर्गेनेली क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? Reticulum. It provides separate Yes, ma'am. chemical environment which allows for correct protein folding. और ये एक ऐसा environment प्रोवाइड करती है जिससे प्रोटीन फोल्डिंग, प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग होता है। मतलब प्रोटीन बनने के बाद फोल्डिंग भी होना चाहिए। अगर प्रोटीन बन गया बट फोल्ड नहीं हुआ तो वो प्रोटीन किसी काम का नहीं है। ठीक है, प्रोटीन बनने के बाद फोल्ड होता है। जैसे इसने कोई प्रोटीन बनाया, ठीक है, ये एक प्रोटीन बनाएगी, इसने अपने अंदर एक प्रोटीन बनाया, जैसे यहाँ पे इसने प्रोटीन बनाया, ठीक है। ये प्रोटीन चल क्यों रही पेंसिल, ऐसे zigzag भी नहीं हो रहा, जैसे इसने एक चेन बनाई प्रोटीन की, ठीक है। ये अभी इस तरीके से प्रोटीन ऐसा हो रहा फोल्ड, और इसकी करेक्ट फोल्डिंग ऐसी ना होकर मैंने इसे स्नेक की तरह बना दिया प्रोटीन को, और ये इसकी करेक्ट फोल्डिंग नहीं है, इसने तो बना के भेज दिया, बट इसकी करेक्ट फोल्डिंग भी करनी है। तो इसकी करेक्ट फोल्डिंग भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसकी करेक्ट फोल्डिंग करते हैं। तो इसकी फोल्डिंग ऐसे ना करके इसकी फोल्डिंग कैसे करी, फोल्डिंग ऐसे होनी है, करेक्ट, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा ना होके, इसमें दो लूप्स ना होके, इसमें एक लंबा सा एक लूप है और फिर एक छोटा लूप है, बस इतना इसका फोल्डिंग। तो इसकी करेक्ट डिजाइन ये है, अगर प्रोटीन की, तो ये इसकी करेक्ट डिजाइन करना भी किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। फोल्डिंग करना भी, क्योंकि जब तक प्रोटीन अगर सही से फोल्ड नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा, विल नॉट डू एनी वर्क। प्रोटीन फोल्डिंग करना भी किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। इट प्रोवाइड सेपरेट केमिकल एनवायरनमेंट विच अलाउ फॉर करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग। इसके अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि अंदर ही अंदर इसमें प्रोटीन फोल्डिंग सही से हो जाती है। दो तरीके की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम एक बार 4 पॉइंट समझा दीजिए दोबारा।
इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, फ्लैट मेम्ब्रेन का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आप देख रहे हो यहाँ से न्यूक्लियस से शुरू देखो, सबसे स्टार्टिंग वाली देखो, यहाँ से आई, ठीक है, और फिर इसने एक अपने अपने अंदर एक, जैसे कि एक लेयर्स नहीं होती, लेयर्स बनाने लग गई अपने अंदर। पहले एक सबसे छोटी लेयर बनाई, फिर उसका मेम्ब्रेन को और फैलाया, एक लंबी सी लेयर बनाई, फिर उसके बाद उसने ऐसी ही लेयर पे लेयर बना रही है। तो मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है ये, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये फ्लैट अंदर अगर मेम्ब्रेन अगर अपनी एक लेयर बनाएगी अंदर, तो बीच में जगह भी तो छोड़ेगी। तो यही बोल रहा है इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड सैक, मेम्ब्रेन से घिरे हुए, मेम्ब्रेन से कवर थैले होते हैं। सैक मतलब थैले, थैलों जैसा या बीच में गैप जैसा स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्लियर? और इन अंदर की स्पेसेस को क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? Yes, ma'am. सिस्टर्ने। ठीक है, रफ ईआर का Cisternae. रफ का स्ट्रक्चर और बार दिखा रखा है यहाँ ग्रीनिश कलर का, उसके बाहर काले काले से राइबोसोम्स लगा रखे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में भी ये लिखा है राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स आउटर सरफेस, हेंस इट्स कॉल्ड अपीयर रफ एंड सीन अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम इसे माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो कैसी दिखती है? रफ दिखती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? जो जैसा दिखता है उसका नाम वैसा रख देते हैं, रफ। राइबोसोम की वजह से रफ रख दिया। फंक्शन क्या है इसका? रफ ईआर हेल्प टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेड बाय द राइबोसोम्स टू द गोल्जी apparatus फॉर सिक्रीशन आउट ऑफ द सेल। ये प्रोटीन्स बनाएगी, राइबोसोम की वजह से बना पाती है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। और फिर ये बना के किसको दे देती है? गोल्जी apparatus को। अपनी दूसरी कह सकते हैं हेल्पिंग ऑर्गेनली है, इसकी दूसरी हेल्पिंग ऑर्गेनली है गोल्जी, इसकी मदद करने वाली। ये तो बना के ट्रांसपोर्ट कर देती है, बनाती है, अच्छे से फोल्ड करती है और किसको भेज देती है? गोल्जी apparatus को भेज देती है, ताकि वो क्या कर ले? सिक्रीशन कर ले सेल के बाहर। वो कहाँ भेज दे? सेल के बाहर। गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सैक है, ये गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या रखा हुआ है? इसमें भी छोटे छोटे से किट, जैसे हम अपने पेंसिल्स के किट रखते हैं ना पेन के, वैसे बहुत सारे थैले जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, स्टैक बना के रखे रहते हैं सीरीज में। सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सैक विद द कैरेक्टरिस्टिक कॉन्वेक्स शेप। और इन सबकी शेप्स कैसी होती हैं? कॉन्वेक्स शेप होती हैं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर्स नहीं होते। और इनका काम क्या है? फंक्शन क्या है? Processes and packages protein and substances produced by the cells, instruct the substances where to go। मतलब ये हाईवे है, हाईवे पे जो पर्टिकुलर रोड्स होते हैं वो क्या करते हैं? डाइवर्ज होते हैं, और हाईवे पे एक शहर का रोड दूसरी शहर से मिलता है। ठीक है, और हाईवे का काम क्या है? कम्युनिकेशन बनाना। क्या बनाना? कम्युनिकेशन बनाना। जो चीज कम्युनिकेशन आ रही है उसे मुंबई भेज देगा, और जो जम्मू से आ रहा है उसे महाराष्ट्र भेज देगा, हाईवे। ठीक है, तो हाईवे एक ऐसा होता है। तो ऐसे ही गोल्जी apparatus एक ऐसा ट्रांसपोर्ट स्टेशन है जहाँ पे जो भी चीज ईआर से आई है, ईआर से प्रोटीन आए हैं, लिपिड्स आए हैं, तो उनको पैक करेगा। ये जो गोले गोले से इसमें देख रहे हो तुम निकल रहे हैं बाहर गोल्जी से, तो ये वैक्यूल्स हैं। इन वैक्यूल्स में या तो प्रोटीन भरे हुए हैं या तो लिपिड्स भरे हुए हैं, और ये इन पैकेट्स को भेज रही है जिस भी जगह से जाना है। किसी को अगर क्लोरोप्लास्ट में जाना है तो उस प्रोटीन को क्लोरोप्लास्ट में भेज रही है, किसी को अगर न्यूक्लियस में जाना है तो उस प्रोटीन को कहाँ भेज रही है? न्यूक्लियस में भेज रही है। तो ये एक पैकिंग स्टेशन है प्लस ये ट्रांसपोर्ट स्टेशन है, और ये ऑर्डर देता है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। क्लियर? वेयर टू गो। It will instruct the substance मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। found in animals and plant cells। ठीक है, तो अब आपकी क्लास एंड होने वाली है। आपको आज बस एक नया टॉपिक बताया गोल्जी apparatus। बाकी आज हमने आपकी क्लास में बस रिवाइज किया, पुराना सारा रिवाइज किया। ठीक है, सिर्फ एक ही टॉपिक नया बताया है, गोल्जी apparatus। ये SER है, स्मूथ वाली ब्राउनिश, ये सिर्फ लिपिड्स बनाती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब लेस हार्मफुल, कुछ चीज मोर हार्मफुल है तो उसे लेस हार्मफुल बनाती है। ऑयल बनाती है ज्यादातर
टेस्टिस ओवरीज के हॉर्मोन्स बनाती है. ठीक है. So this is for all today. Thank you. And your class over. Thank you, ma'am. I will share the slides to you. Okay. And your homework Okay, will be to write about the smooth